गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लद्दाख का सीजन बिल्कुल सामने खड़ा है। हर साल की तरह इस साल भी आप में से कई लोग लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या आपका रूट प्लान होना चाहिए, इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। रूट प्लान पे अपन बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो चीजें जो आपको लद्दाख में कैरी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है, अगर आपके पास प्रीपेड मोबाइल है तो उसको पोस्टपेड करवा लीजिए। लद्दाख में पोस्टपेड कनेक्शन ही काम करते हैं, प्रीपेड काम नहीं करते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन में जियो और एयरटेल ये दोनों ही सर्विसेज वहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आप उन लोगों में से हैं जो एकदम लास्ट पॉइंट तक कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप BSNL का पोस्टपेड सिम भी ले सकते हैं। लद्दाख में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चलेगा लेकिन BSNL चल जाएगा। उसके बाद आते हैं मेडिकल प्रिपरेशन पे। डायमॉक्स टैबलेट आपके पैक में जरूर होनी चाहिए। लद्दाख चूंकि बहुत ऊंचाई पे है इसलिए बहुत लोगों को वहाँ ऑल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ता है। डायमॉक्स टैबलेट अगर आप खा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। इसके अलावा अपने साथ एक फर्स्ट एड किट जरूर रखिए और अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। तीसरा है परमिट्स। अगर आप लद्दाख में सीधा ले पहुंचते हैं तो ले तक पहुंचने के लिए तो कोई परमिट्स नहीं चाहिए होता, लेकिन उसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हैं नुब्रा वैली, पैंगोंग, हानले, सोमोरोरी, इन सब जगहों पे जाते हैं तो आपको परमिट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक गाड़ी हायर भी कर रहे हैं तो भी परमिट्स उनसे मत बुक कराइए, खुद कर लीजिए। ये जो वेबसाइट की लिंक आपको नीचे दिख रही है, यहाँ पे जाके आप बड़ी आसानी से परमिट्स बुक करा सकते हैं। आपको बस डेट्स डालनी है, उन जगहों को टिक करिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, अपनी फीस पे करिए और जो परमिट निकलता है उसकी कम से कम 6-7 प्रिंट आउट्स निकाल के रख लीजिए। ये आपको अलग अलग जगहों पे मांगे जाएंगे। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बुक कराते हैं तो ये सीधे सिंपल से प्रोसेस का अननेसेसरी आपसे कमीशन चार्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद आते हैं विंटर वियर पे। अगर आप इतनी ऊंचाई वाली जगह पे खुशी खुशी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे और इसके लिए ये जरूरी है कि विंटर वियर आप बहुत अच्छा पहने। 5 चीजों पे आप खास ध्यान दीजिए। सबसे पहले है एक थर्मल इनर अपने पास जरूर रखिए। हम वुलन कपड़े तो कैरी करते ही हैं लेकिन थर्मल इनर्स लद्दाख की ठंड में बहुत ज्यादा काम आते हैं। दूसरा है कोई वुलन जैकेट या वुलन स्वेटर, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो रखिए। तीसरा है मंकी कैप। मंकी कैप ऐसी लीजिए जिसमें आपका सिर तो कवर्ड हो ही, साथ में आपके कान भी कवर्ड हो। अगर सीधा तेज हवा, ठंडी हवा आपके कानों में घुसती है, ये भी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स का एक रीजन हो सकती है। इसके बाद है स्कार्फ। स्कार्फ आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने गले को पूरी तरीके से कवर रख सकें और अगर हवा बहुत तेज हो तो उससे अपना मुंह और नाक भी ढक सकें। और 5वां है गॉगल्स। लद्दाख में सिर्फ ठंडी एक प्रॉब्लम नहीं होती, जब दिन में धूप पड़ती है और वो पहाड़ों से रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो सनलाइट आपकी आंखों पर पड़ती है ये आपको बहुत गहरे सनबर्न्स दे सकती है। इसलिए जब भी आप धूप में बाहर निकलते हैं ये जरूरी है कि आप एक अच्छे क्वालिटी के गॉगल्स वहां पहने रहें। उसके बाद है डाउनलोड गूगल मैप्स। लद्दाख में नेटवर्क बहुत लिमिटेड जगह ही आपको मिलेगा। कई ऐसी जगह हैं जहां पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा और ऐसे में आपके मोबाइल का गूगल मैप्स काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले से अपने मोबाइल में गूगल मैप्स लद्दाख के डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा करने पे जहां पे नेटवर्क नहीं होगा वहां भी आप इन मैप्स को यूज कर सकते हैं। गूगल मैप्स को कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज है वुलन ग्लव्स टच स्क्रीन वाले। लद्दाख में आप बहुत सारे हाई पासेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। जब आप हाई पासेस को एक्सप्लोर करते हैं, भले ही आप वुलन क्लोथ्स पहने रहें, लेकिन अगर आपकी उंगलियां एक्सपोज रहती हैं तो फिर आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के वुलन ग्लव्स भी खरीदिए और ये ध्यान रखिए कि वो टच स्क्रीन वाले वुलन ग्लव्स हों, ताकि जब आप बार बार मोबाइल बाहर निकालें, मैप्स देखना चाहें या कुछ और काम उस पर करना चाहें तो आपको दिक्कत ना हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल यूज करने के लिए बार बार ग्लव्स उतारना पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप कैरी कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है, वो है पोर्टेबल गैस स्टोव। आजकल मार्केट में या ऑनलाइन आपको बहुत आसानी से छोटे बहुत बढ़िया पोर्टेबल गैस स्टोव मिल जाते हैं जिन पे आप बड़ी आसानी से मैगी या चाय वगैरह बना सकते हैं। जब आप किसी खूबसूरत जगह पे रुके हों, साइट सीइंग कर रहे हो, तो वहां आपका चाय पीने का मन हो या मैगी खाने का मन हो तो उस जगह पे बीच सड़क पे रुक के मैगी खाना या अपनी चाय बना के पीने का एक्सपीरियंस एक अलग ही हो सकता है, बट ये ऑप्शनल है। पावर बैंक। लद्दाख में थोड़ा पावर सप्लाई की दिक्कत है, खास करके जब आप इंटीरियर एरियाज में जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि हमेशा आपके पास इतना बैकअप रहे कि आप अपने मोबाइल्स वगैरह चार्ज कर सकें। तो एक 10,000 mAh का एक पावर बैंक जो कि पूरी तरीके से चार्ज हो, इसको हमेशा अपने साथ जरूर रखिए। उसके बाद फुटवियर। 2 पेयर्स ऑफ शूज आपके पास हमेशा होने चाहिए। मैं 2 पेयर्स आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा कई जगह होगा जब आप चल रहे हो तो आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन बहुत ठंडी जगह पे आपका पैर पड़ जाएगा और आपके जूते गीले हो जाएंगे। ये कई लोगों के साथ होता है, कभी पानी में पड़ने की वजह से, कभी बर्फ में पड़ने की वजह से। अगर आपके जूते गीले हो गए और फिर वो गीले जूते पहन के आपने 2-3 घंटा इधर उधर चल लिया तो ये इतनी कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास एक स्पेयर पेयर ऑफ शूज हो, ताकि अगर पहने हुए जूते गीले हो जाएं तो आप उनको यूज कर सकें। उसके बाद होटल्स और होमस्टेज पहले से शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अगर आपने ट्रैवल एजेंट से बुक कराया है तो वो तो आपके होटल्स या होमस्टेज बुक कर ही देगा, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा होमवर्क करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंने 2 सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, होटल्स के लेके भी और होमस्टेज को लेके भी, दोनों की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। लास्ट है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। इसको अपने साथ कैरी जरूर करिए। एक जमाना था जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत
बहुत भारी होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। आपको छोटे बहुत अच्छे पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑनलाइन अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएंगे। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे कई बार कई लोगों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसे में ये जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो ये तो हो गई उन सारी चीजों की बात जो आपको लद्दाख जाने से पहले कैरी करनी पड़ती हैं। अब आते हैं रूट प्लान पे। वैसे तो मैं ये वीडियो रोड ट्रिप करने वालों के लिए बना रहा हूं, लेकिन अगर आप फ्लाइट से लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपको भी आगे आने वाले प्लान में इनपुट्स मिल जाएंगे। बाय रोड जब आप लद्दाख जाना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसके लिए लेह पहुंचना पड़ेगा, और लेह पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक आप जम्मू साइड से जाइए, दूसरा है मनाली साइड से जाइए। जम्मू साइड से रूट कुछ ऐसा पड़ता है कि जम्मू के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद सोनमर्ग, जोजिला पास, द्रास, कारगिल, लेह। ये है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप मनाली साइड से आते हैं, जिसमें मनाली के बाद बारालाचा पास, फिर सरचू, नकीला पास, तगलांगला पास और ले आता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और खास करके फैमिली के साथ जा रहे हैं तो हमेशा जम्मू वाला रूट ही पकड़िए। उसका रीजन आपको मेरे स्क्रीन में दोनों तरफ दिख जाएगा। जैसे जैसे आप जम्मू से आगे जाते जाते हैं ऑल्टीट्यूड धीरे 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 इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आप मनाली से आगे जाते हैं तो मनाली के बाद सीधा बारालाचा पास आ जाता है जो कि करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। और अगर आपका ऑल्टीट्यूड अचानक से इतना ज्यादा चेंज होता है तो आप में से कई लोगों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, AMS, इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जम्मू वाला रूट लें। तो पहला दिन आपका होना चाहिए जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत सारी सुंदर टनल्स आती हैं। ऑन एन एवरेज डे 7 से 8 घंटे में रास्ता आसानी से हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप श्रीनगर की साइट सीइंग करना चाहते हैं, डल लेक में शिकारा राइड कर सकते हैं, मुगल गार्डन जा सकते हैं, ट्यूलिप गार्डन जा सकते हैं। ये सारी चीजें आप एक ही दिन में कर सकते हैं। आपको श्रीनगर में एक्स्ट्रा दिन रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपका प्रेफरेंस है, अगर आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। फ्लाइट से जाने वाले कई बार ये सोचते हैं कि हम सीधा लेह में लैंड करें, लेकिन अगर आप मेरी सलाह लेंगे तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि अगर आप फ्लाइट से भी जाना चाहते हैं तो सीधा श्रीनगर में लैंड करें। कनेक्टिविटी आपको श्रीनगर के लिए भी मिल जाएगी, और श्रीनगर से फिर आप जो लद्दाख में एंटर करेंगे और कुछ चीजों को बीच में देखेंगे तो वो जो है आपका एक्सपीरियंस एक अलग ही होगा। प्लस AMS के हिट करने का चांस बहुत कम होगा। ज्यादातर लोग दिल्ली से सीधा लेह में लैंड करते हैं और फिर उनको हाई ऑल्टीट्यूड पे दिक्कत आती है, वोमिटिंग, सर घूमना, ऑक्सीजन की कमी, ये सारी दिक्कतें होती है। श्रीनगर बहुत कम हाइट पे श्रीनगर में आप लैंड करेंगे तो ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लस श्रीनगर से लेकर लेह तक का जो रास्ता है वो आप मिस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आप श्रीनगर से निकलें और कारगिल पहुंचे। रास्ते में आपको सोनमर्ग आएगा, जोजिला पास आएगा और कारगिल वॉर मेमोरियल आएगा। ये तीनों जगह आप थोड़ी थोड़ी देर गाड़ी रोक के बढ़िया साइट सीइंग कर सकते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कारगिल वॉर में जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में से बनाया गया है, और आप जब उस वॉर मेमोरियल के अंदर जाते हैं तो आप जो फील करते हैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर आप ले डायरेक्ट लैंड करेंगे तो आप इस एक्सपीरियंस को भी मिस कर जाएंगे। तो इन तीनों चीजों में थोड़ी थोड़ी साइट सीइंग करते हुए आप शाम को कारगिल आसानी से पहुंच जाएंगे। अगले दिन का प्लान रखिए, कारगिल से निकलिए और लेह पहुंचिए। ये डिस्टेंस भी आप आसानी से 6-7 घंटे में कवर कर लेंगे। बीच में साइट सीइंग की 3-4 पॉइंट्स आएंगे। इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है संगम ऑफ इंडस एंड ज़ंस्कार। यहाँ पे 2 नदियां मिलती हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा सीन होता है। दूसरा है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और तीसरा है मैग्नेटिक हिल। बीच में लमायरू भी पड़ता है, अगर आप चाहें तो लमायरू की मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। लमायरू के मून लैंड्स तो आपको हाईवे से ही देखने मिल जाएंगे। अगले दिन आप बढ़िया लेह की साइट सीइंग कर सकते हैं। अगर आप बाय रोड श्रीनगर से आए हैं, फिर आप एक्लेमेटाइज हो चुके होंगे उस जर्नी में, तो आपको फिर लेह में रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेह का पूरा दिन आप साइट सीइंग को दे सकते हैं। हाँ, फ्लाइट से अगर आप लैंड करेंगे लेह में तो आपको एक दिन रेस्ट करना पड़ेगा, आप सीधा साइट सीइंग नहीं कर पाएंगे। तो साइट सीइंग के 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो आप लेह में कर सकते हैं। पहला है शांति स्तूप, दूसरा है हॉल ऑफ फेम, तीसरा है थिक्से मोनेस्ट्री, चौथा है रैंचो स्कूल, पांचवा है लेह पैलेस। इसके अलावा लेह का जो लोकल मार्केट है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब एक दिन में आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब लेह से जब हम आगे बढ़ के लद्दाख एक्सप्लोर करते हैं तो 2 बेसिक सर्किट होते हैं। घूमने की तो काफी सारी जगह है, लेकिन मैं आपको 2 बेसिक सर्किट बता रहा हूँ। पहला है नुब्रा वैली, दूसरा है पैंगोंग लेक। तो लेह से अगले दिन जो आप निकलेंगे अपना टारगेट को रखिए तुर्तुक। उसमें बीच में आएगा खारदुंगला पास जो कि एक टाइम में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास था। उसके बाद आएगा डिस्किट। डिस्किट में एक मोनेस्ट्री है जो लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। उसके बाद आएगा हंडर जहां पे सैंड ड्यून्स हैं, जहां पे आप कैमल सफारी कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा तुर्तुक। लेह से तुर्तुक का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, और ये तीनों जगह जो बताई इनको एक्सप्लोर करते हुए आप सवेरे अगर निकलेंगे तो शाम को बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह आप उठ के तुर्तुक, एक छोटा सा गांव है जिसमें एक छोटा सा बढ़िया महल है जहां पे आपको बाल्टिस्तान के जो राजा हैं वो भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तुर्तुक से 7 किलोमीटर की दूरी पे पांग नाम का एक गाँव है जो बिल्कुल LOC से लगा हुआ है, और वहां जाके पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स साफ साफ देखे जा सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह तुर्तुक से निकलिए, तुर्तुक एक्सप्लोर करिए, थांग जाइए और फिर निकल जाइए पैंगोंग की तरफ। पैंगोंग जाने के लिए
आपको वापस डिस्किट आना पड़ेगा, उसके बाद श्योक रोड को पकड़ना होगा। तो तुर्तुक से आपका रूट रहेगा कुछ ऐसा, तुर्तुक, डिस्किट, श्योक, तंगस्ते और उसके बाद आएगा पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जैसे ही दिखना शुरू होता है वहां पे बहुत सारे कैंप्स और होटल्स दिखते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप वहां ना रुकें, 30 किलोमीटर और पैंगोंग लेक के साइड जाएं, वो ड्राइव भी बहुत बढ़िया होगी। और आगे जाके 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको दो छोटे गांव मिलेंगे, मान और मेरठ। इन दोनों गांव में आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे, ये बिल्कुल लेक से लगे हुए हैं, बहुत पीसफुल भी हैं। यहाँ पे कुछ आपको कैंप्स भी मिल जाएंगे, अच्छे काफी प्रीमियम कैंप्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पैंगोंग लेक की टिप जहां दिखना चालू होती है वहां रुकने के बजाय इन छोटे छोटे गांव में रुकें। अगले दिन आप बढ़िया सवेरे उठिए, पैंगोंग लेक घूमिए। आप चाहें तो पूरा एक दिन रुक सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिए कि सवेरे जो आप सो के उठे आपकी हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, क्योंकि रात में पैंगोंग लेक के किनारे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। अब पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के बाद ज्यादातर लोग यहाँ पे सर्किट खत्म करके यहाँ से वापस ले जाते हैं और फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। अगर आपको लद्दाख घूमने में मजा आया है, हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो फिर लेह मनाली रोड को मिस मत करिए और अपनी वापसी की जो फ्लाइट है वो कुल्लू से पकड़िए। तो मान या मेरठ विलेज जहां भी आप पैंगोंग से लगे अगले दिन वहां से निकलिए। तंगस्ते होते हुए एक हाई ऑल्टीट्यूड पास आएगा, चांगला पास, और चांगला पास को क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाइए लातो। लातो लेह मनाली रोड पे वो लास्ट ऐसी जगह है जिसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड पास आने शुरू हो जाते हैं। मैं लातो में आपको रुकने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले दिन ये जो हाई ऑल्टीट्यूड पास को आपको क्रॉस करना रहेगा, ये सफर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेटर ये है पैंगोंग से निकलिए, उसके बाद सीधा लातो पहुंचिए, वहां जाके आराम करिए और अगले दिन सवेरे शुरू करिए लेह मनाली का सफर। तो लातो से जब आप मनाली की तरफ निकलेंगे, ये जो रास्ता है ये बिल्कुल एक मेडिटेशन की तरह है। लद्दाख में दो ऐसे रास्ते हैं जिन पे आप मेरे को हजारों बार भेज दीजिए तो मैं हजारों बार जाने को तैयार हूं। पहला है श्योक होते हुए पैंगोंग, जो आप कर चुके हैं। दूसरा है लेह मनाली रोड। इस रास्ते पे चलने का, गाड़ी चलाने का या गाड़ी में बैठ के जाने का जो एक्सपीरियंस होता है अलग ही होता है। लेह मनाली रोड पे एक के बाद एक 4 हाई ऑल्टीट्यूड पास आते हैं। इसके अलावा गाटा लूप्स जिसमें 28 हेयरपिन बेंड होते हैं। एक पहाड़ के ऊपर बीआरओ ने काट के रोड बनाई है जिसमें 28 हेयरपिन बेंड्स हैं। वो जो पूरा एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप लद्दाख से निकल के हिमाचल में एंटर करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। लातो से लेके मनाली का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। एक अच्छा ड्राइवर फिर भी अगर आप सवेरे 6 बजे निकलेंगे तो शाम को 5 बजे तक आपको पहुंचा देगा। अगर आप फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो आप मनाली के बजाय सीधा कुल्लू चली जाइए, नहीं तो मनाली में एक तरीके से आपका जो पूरा सर्किट है वो खत्म हो जाएगा। लद्दाख सर्किट इसी को कहते हैं। आप जम्मू से निकलिए, बढ़िया श्रीनगर पूरा चक्कर मारिए, श्रीनगर ले नुब्रा जाइए, पैंगोंग जाइए और फिर वापस आके मनाली आ जाइए। मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक सर्किट बताया है, बाकी आप जिस भी शहर में रहते हो वहां से सीधा जम्मू पहुंचिए, इस सर्किट को फॉलो कीजिए, फिर मनाली से वापस दिल्ली होते हुए आपको जहां जाना है वो निकल जाइए। मैंने अपनी मम्मी के साथ अपनी मारुति रिट्ज गाड़ी में लद्दाख के 2 टूर किए हैं, 3 टूर किए हैं, बट ऑन कैमरा मैंने 2 टूर किए हैं। 2021 में भी किया, 2022 में भी किया है। जितनी जगह मैंने यहाँ पे आपको बताई है सब में मैं कहीं ना कहीं होटल्स और होम स्टेज में रुका हूँ। इन सभी होटल्स की लोकेशन, इनका टैरिफ और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे उस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरी ये जो दोनों सीरीज है 2021 और 2022, ये आपको, ये जब वीडियो खत्म होगा तो आज के बाद वीडियो के खत्म होते ही आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है टूर प्लान से रिलेटेड तो आप इसमें पूछ सकते हैं। मैंने बेसिक टूर बताया फर्स्ट टाइमर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप उमिंगला पास या सो मोरिरी जाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। आखिरी में एक चीज जरूर ध्यान रखिए, लद्दाख में अगर आप जाते हैं तो अपनी डाइट पे बहुत खास ध्यान दीजिए। जितना आप कम खाएंगे उतना खुशी खुशी लद्दाख घूम पाएंगे। एक अगर आप रूल बना लें जिसमें आप ब्रेकफास्ट करें और लंच करें, वो भी हल्का फुल्का, और उसके बाद अगर आप डिनर ना करें तो आपका जो टूर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा। ये मैं आपको हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं और मम्मी जब लद्दाख गए थे तो हमने इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रही थी। तो आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।